नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना, मौजूद आज स्टूडियो में। और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में आज 187 रन से आगे खेलना शुरू किया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन महान धावक मिल्खा सिंह को समर्पित करेंगे। और फुटबॉल में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप डी में इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से जारी, जबकि देर रात पुर्तगाल का मुकाबला जर्मनी से होगा। इस समय इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में चल रहा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और इस समय जो स्कोर है वो है पहली पारी में 3 विकेट पर 106 रन भारत का। विराट कोहली 27 और अजिंक्य रहाणे इस समय 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कप्तान के तौर पर यह उनका 61वां टेस्ट मैच है और इस दौरान कोहली ने लगातार 9 टेस्ट श्रृंखलाएं भी जीती हैं। फाइनल मुकाबले से पहले महान धावक मिल्खा सिंह के सम्मान में भारतीय खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर मैच खेलने उतरे थे। गौस साहब, एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच इस समय जारी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। हालांकि मैच का जो पहला दिन था वो काफी निराशाजनक रहा खेल प्रेमियों के हिसाब से, क्योंकि एक भी गेंद नहीं हो सकी, यानी कि टॉस भी नहीं हो चुका था। लेकिन आईसीसी ने एक दिन अलग से रखा हुआ है, तो मैच अगर माने कि आज से शुरू हो रहा है और भारतीय टीम अभी कहना चाहिए कि थोड़ी स्थिति उनकी मजबूत नहीं है। 3 विकेट गिर चुके हैं और सिर्फ 106 रन बोर्ड पर लगे हैं। गौस साहब जी, देखिए, ये आपने बहुत ठीक कहा कि एक रिजर्व दिन रखा गया है। और वैसे जैसे सचिन तेंदुलकर ने एक बात बोली थी, इस टेस्ट एकमात्र टेस्ट जो चैंपियनशिप का हो रहा है, उन्होंने कहा था बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, जिसमें फैसला हो कि टेस्ट चैंपियन कौन है। ये उनका कहना बिल्कुल ठीक था। और जहां तक कि आज की बात है, आप देखेंगे कि रोहित ने और शुभम गिल ने ठीक खेलना शुरू किया था, लेकिन कितने डिसिप्लिन गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने बड़ी एक्यूरेसी दिखाई और अभी तक वो एक्यूरेसी से खेल रहे हैं। पर मुझे लगता है अगर रहाणे और कोहली के बीच में थोड़ी सी लंबी साझेदारी हो गई तो मुश्किल होगी, क्योंकि अभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर नजर आ रही है। पर न्यूजीलैंड के बारे में एक ही चीज बड़ी प्रसिद्ध है कि वो फाइटर हैं और कोशिश करते रहते हैं, बड़ी डिसिप्लिन टीम है। आप देखिएगा कि गेंदबाजी उन्होंने कितनी डिसिप्लिन की है, और जिसपे आउट हुए थे हमारे चेतेश्वर पुजारा आउट हुए थे, एकदम अंदर कट के आई थी और इतना सेट हो चुके थे। अगर उनकी रिफ्लेक्सेस मुश्किल में है तो बॉल तो स्विंग हो रही है, पर भारतीय टीम इतनी प्रोफेशनल है कि वो अभी कमिटमेंट के साथ खेल रही है। रहाणे और कोहली से ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर उन्होंने थोड़ी देर वहां पर रहे तो फ्रस्ट्रेशन अच्छी खासी हो जाएगी न्यूजीलैंड पे, और भारत एक अच्छा स्कोर खड़ा करे तो बेहतर होगा। गौस साहब, यहाँ पे सिर्फ विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की जो पारी है, इनकी जो जोड़ी है वही सशक्त नजर आ रही है। उसके बाद फिर भारतीय टीम कमजोर सी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके बाद जो दूसरे अन्य खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे वो कहना चाहिए कि टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से या टेस्ट क्रिकेट से हिसाब से उतने सशक्त खिलाड़ी नहीं रहेंगे। इसलिए इस जोड़ी पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा भारतीय टीम का। गौस साहब, बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस जोड़ी पर बहुत कुछ दारोमदार है। ये एक तरह से अब हम कह सकते हैं कि अच्छी और आगे मजबूत नींव रखने के लिए कोहली और रहाणे का होना वहाँ जरूरी है। रहाणे भी बड़े पेशेवर हैं, कोहली तो आप जानते ही हैं बड़े परिपक्व खिलाड़ी हैं। और रही बात रोहित और शुभम गिल की, तो वो भी बेहतर खिलाड़ी थे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जब हुई, जब पुजारा जैसा बैट्समैन जो बहुत बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और लंबी पारी खेलने का अनुभव पुजारा के पास बहुत ही शानदार है। लेकिन वो एक ऐसी बॉल जो कि न वो बैकफुट पे थे पूरे, न वो फ्रंट फुट पे थे, तो ये पता चलता है कि बीच बीच में जो बॉल कट के आ रही है उसमें आपको अनुभव और अपने रिफ्लेक्सेस का
बेहतर नमूना पेश करना पड़ेगा। और ये इसमें शक नहीं, ये दोनों की जो पारी है लंबी खींचनी चाहिए, साझेदारी। और बाकी जडेजा वगैरह भी हैं, तो अगर इस विकेट पे इस तरह कट के अचानक बॉल आती है तो हमारे स्पिनर्स को खेलना मुश्किल होगा न्यूजीलैंड टीम के लिए। गौ साहब, ऋषभ पंत के पास अनुभव कम है और इस समय मानसिक रूप से भी उन्हें सशक्त होना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच है। अब जब इस विकेट के बाद ऋषभ पंत खेलने के लिए उतरेंगे मैदान में तो उनसे भी एक्सपेक्टेशन जारी होगी। उसके बाद रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है। भारत को कितना स्कोर अमूमन करना होगा कि वो उसकी पारी, उसकी जो टीम है, उसके जो खेल है वो मजबूत हो जाए इस चैंपियनशिप फाइनल में? 300 से ऊपर करने होंगे जो प्रेशर बना सके न्यूजीलैंड पे। और अगर मैनेजमेंट चाहे तो ऋषभ पंत को अभी फौरन अगर कोई दुर्भाग्य से कोई विकेट गिरती है तो किसी और बैट्समैन को आगे ला सकते हैं। अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनका एकाग्रता बहुत अच्छी है। क्योंकि ऋषभ पंत अगर एक दो नीचे भी आए तो उनके अंदर ये क्षमता है कि वो मैच में जल्दी जल्दी रन भी बना सकते हैं और वैरायटी है, वो डिफेंस भी अच्छा करते हैं। पर मेरे ख्याल से अगर दुर्भाग्य से कोई विकेट गिरता है तो एकदम ऋषभ पंत के अलावा अगर मैनेजमेंट किसी और को ऊपर भेजे तो वो बेहतर होगा। गौ साहब, न्यूजीलैंड 4 तेज गेंदबाजों के साथ इस खेल में उतरा है, इस चैंपियनशिप फाइनल में उतरा है, जबकि भारत 5 गेंदबाजों के साथ उतरा है जिसमें 2 स्पिनर भी शामिल है। अगर हम रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की बात करें तो आप क्या कहते हैं, पिच को पढ़ने में कहीं भारत ने गलती तो नहीं की है? जी, ऐसा है कि ये जो मैनेजमेंट है, विराट कोहली के साथ रवि शास्त्री बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं यहाँ पे, और उसके अलावा बाकी के लोग भी जो मैनेजमेंट के साथ इनका आपस में बातचीत होती रहती है, और बड़े सीनियर खिलाड़ी चाहे वो कमेंटेटर रूप में हो कैसे हो, ये सब आपस में मशवरा करते हैं। रही बात जो अगर न्यूजीलैंड के पास बहुत ऑप्शन स्पिनर्स में नहीं है जिस तरह भारत के पास है, भारत के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं और इतने क्वालिटी स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास नहीं है। तो यहाँ पे ग्रैंड होप जैसे जो बहुत हल्की गति से तेज करते हैं वो अपनी एक्यूरेसी पे चलते हैं। तो यहाँ भारत ने जो अश्विन और जडेजा पे स्पिनर्स पे एक वो डाउन लगाया है वो सही है। अश्विन मैच्योर्ड है, उनको खेलना बड़ा मुश्किल होगा, और जडेजा तो एक ऐसा गेंदबाज है जो ब्रेक थ्रू दिलवाने में काफी सक्षम है, और हमारे पेसर स्विंग भी करते हैं और अनुभव भी है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से जिस तरह की कहर की उम्मीद की जा रही थी, उतनी तेज और उतनी सशक्त और उतनी तीखी गेंदबाजी तो शायद अभी नहीं हो रही है। हो सकेगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अभी तो लंच के बाद का खेल शुरू हुआ कि टी के बाद हो सकता है कि न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी और धारदार नजर आए। कौन साहब? जी देखिए, बड़े डिसिप्लिन तरीके से दोनों हमारे रहाणे और कोहली खेल रहे हैं। अब देखिए कि औसत रन रेट हमारा 1.59 है, लगभग 2 रन के करीब। इससे पता लगता है कि बड़ी एकाग्रता और सहजता से खेल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि 1-2 ऐसे रन बनाए और वास्ते 3 रन बनाए। तो अभी एक चौका थोड़ी देर पहले जरूर लगाया है, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी टाइमिंग के साथ अजिंक्य रहाणे ने। तो ये इस बात का सबूत है कि पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मुश्किल में डालें, उनका जो हौसला है, जो उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं उसको पस्त करें, उसके बाद लंबा स्कोर करें, और ऐसा होने की संभावना है। और इस समय भारत का स्कोर हो चुका है 3 विकेट पर 112 रन। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल में भारत ने इंग्लैंड के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन दूसरी पारी में 7 विकेट पर 205 रन बना लिए हैं। भारत ने कल फॉलो ऑन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 231 रन बनाए थे। इसके साथ ही इंग्लैंड को 165 रनों की बढ़त भी हासिल हुई थी। सुनते हैं अब तक हुए मैच पर मनीषा की रिपोर्ट। भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 187 रन से आगे खेलना शुरू किया और हरमनप्रीत कौर ने 4 रन से तथा दीप्ति ने खाता खोले बिना पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि हरमनप्रीत 4 रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा बैठी। टीम ने इसके बाद तानिया भाटिया और स्नेह राणा के विकेट भी गंवा दिए। पूजा वस्त्राकर और दीप्ति भी 33 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके तुरंत बाद झूलन गोस्वामी आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुई। इससे पहले इंग्लैंड ने दूसरे दिन 9 विकेट पर 396 रन बनाकर
अपनी पहली पारी घोषित की थी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा 73 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि शेफाली वर्मा ने 96 और स्मृति मंधाना ने 78 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 4 विकेट और कप्तान हीथर नाइट ने 2 विकेट लिए, जबकि कैथरीन ब्रंट, अन्या सोल, नताली स्काइवर और केटी क्रॉस को एक-एक विकेट मिला। भारतीय महिला टीम को दूसरे दिन शेफाली और मंधाना ने मजबूत शुरुआत दिलाई थी और दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय पारी बिखर गई और फिर संभल नहीं सकी। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। गौसब, भारतीय महिला क्रिकेट जो है एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट का टेस्ट मैच खेल रही है। हालांकि पहली पारी में उन्हें फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा और दूसरी पारी भी उनकी कुछ लड़खड़ाती सी हुई नजर आ रही है। बैटिंग की बात करें तो शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर, पूजा वत्सराकर अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ज्यादातर जो दारोमदार रहा वो शेफाली वर्मा पे भी रहा और दोनों ही इनिंग में उन्होंने बहुत जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। गौ साहब जी, देखिए शेफाली वर्मा बहुत ही मैच्योर तरीके से, पेशेवर तरीके से उन्होंने जैसे पहले पारी में 96 रन बनाए और दूसरी में 63 रन बनाए। तो जहां पे इंग्लैंड का जो अनुभव है वो सालों से वुमेन क्रिकेट उनकी खेल रही है, तो जो उनका तजुर्बा है उसके हिसाब से उनकी बेहतर स्थिति है। भारतीय टीम कोशिश कर रही है। अगर हम ये बात करें कि भारतीय टीम में मंदाना, शेफाली या दीप्ति शर्मा, ये सारे जो खिलाड़ी हैं, या तानिया भाटिया है, पूजा है, हरमनजीत कौर है, इनको अभी जैसे ये है कि अभी एक और टेस्ट होगा, उसके बाद वनडे भी है, तो मुझे लगता है कि ये पहले टेस्ट के बाद जब आगे खेल होगा तो कुछ बेहतर प्रदर्शन भारतीय टीम कर पाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि जो बहुत दिनों बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को खेलने का मौका मिला है, बाहर जाने का मौका मिला है, काफी दिन से उनको कोई मैच भी नहीं मिले, तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी कुछ बेहतर होगा। पर फिलहाल इतना तय है कि इंग्लैंड का पलड़ा अच्छा खासा भारी है। ओलंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन शेष हैं और सभी खिलाड़ी खेलों के इस महाकुंभ में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। ओलंपिक में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों से भारत को पदकों की उम्मीद है। स्पोर्ट्स स्कैन ने एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। इसमें आज हम बात करेंगे साल 2019 में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। जयपुर में जन्मी निशानेबाज अपूर्वी चंदेला एक खेल पत्रकार बनना चाहती थीं, लेकिन बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स में अभिनव बिंद्रा के जीते गोल्ड मेडल ने उन्हें एक शूटर बनने के लिए प्रेरित किया और इसके बाद अपूर्वी ने खुद को खेलों की दुनिया में उतारने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। My inspiration to take up the sport has been Abhinav Bindra. I liked rifle more, so I took to rifle shooting. अपूर्वी ने साल 2009 में इंडिया स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग श्रेणी में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीतने में उन्हें सिर्फ 3 साल लगे। साल 2012 से 2019 के बीच अपूर्वी ने 6 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। साल 2016 में अपूर्वी ने रियो ओलंपिक से शुरुआत की थी, लेकिन खेलों के इस महाकुंभ में वो अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन अपूर्वी ने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत करते हुए साल 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। After not having a very successful run at the Rio Olympics, the most important thing that I've taken from there and learned is that highs and lows are a part and parcel of the game, and I think that has been probably the most difficult phase for me, and coming out of it has made me extremely strong, and I think that was extremely important at that time for me to learn. इसके बाद अगला साल 2019 अपूर्वी के लिए और भी यादगार रहा। उन्होंने दिल्ली में आयोजित हुए ISSF विश्व कप फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। इस जीत ने इस साल आयोजित होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक में भी उनकी जगह पक्की कर दी। I think the Sports Authority of India and the government are doing an amazing job because we're well taken care of all the athletes, and they've provided us with amazing infrastructure. अपूर्वी के सबसे शानदार पदकों में ग्लासगो में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना शामिल है। वो कहती हैं कि ये जीत उनके लिए हमेशा अहम रहेगी क्योंकि इस मौके पर उनके घर के 14 सदस्य वहां मौजूद थे। अपूर्वी को साल 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपूर्वी कहती हैं कि वो अपने अनुभव के साथ टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। For Tokyo 2021 Olympic Games, I've been preparing for the last 4 years.
I won my Olympic quota back in 2018, so it's already been almost 3 years now that I've been holding it on, and trying to give my best at every match that I go for. And I'm working closely with my support team, my coach, my physiotherapist, nutritionist, mental trainer. So I'm working on a daily basis with them very closely and trying to take care of all aspects. नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। तो ये थी निशानेबाज अपूर्वी चंदेला, जिनसे पदकों की या यूं कहें कि पदक की उम्मीद बरकरार है। और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, जिस तरह की तैयारी उन्होंने की है, उसे देख के लगता है कि एक पदक तो कम से कम अपूर्वी चंदेला हमारे साथ, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे खेल प्रेमियों के लिए जरूर जीतेंगी। गौ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है जिस तरह से अपूर्वी चंद्रा ने अपना मेंटल टफनेस दिखाया है। बीच में अगर उनको सक्सेसफुल नहीं वो रही तो उन्होंने उस चीज को एक सबक के तौर पे लिया और आगे बढ़ती रही। और 1919 में न सिर्फ दिल्ली में, म्यूनिक में भी उन्होंने गोल्ड जीता था और रियो जेनेरो में भी उन्होंने मिक्स में गोल्ड जीता। तो यहाँ कहें कि 19 साल उनका अच्छा रहा था, जिसमें उन्होंने 4 गोल्ड जीते थे और 2015 में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मेरे ख्याल से जो जापान में टीम जा रही है आर्चरी की, उसमें सबसे प्रबल संभावना है कि ये पहले 3 में से एक पदक अवश्य जीतेंगी। मुख्य चुनौती अपूर्वी चंदेला को किन खिलाड़ियों से या किन देशों के खिलाड़ियों से मिलने की उम्मीद है गौ साहब? देखिए, जापान भी है, कोरिया भी है, चीन भी है, इनसे मिलने की उम्मीद है। पर ये जो है इनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। इन्होंने देखो म्यूनिक में भी जीता है और रियो डी जेनेरो में भी जीता है, चांगवॉन में भी जीता है। तो इनकी टफनेस, एक्सपोजर इनको अच्छा मिला है। तो इनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि खिलाड़ी के लिए उनका मेंटल टफनेस, कंसंट्रेशन। और यहाँ पे इस खिलाड़ी का जो मेंटल टफनेस है वो गजब का है और ये विशेष करने की क्षमता रखती है। और हम भरोसा कर सकते हैं, अगर नजर न लगे तो पहले 3 में ये रहेंगी ओलंपिक में। महान धावक मिल्खा सिंह का आज चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। उनका 91 साल की उम्र में कल निधन हो गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। श्री रिजिजू ने कहा कि जब भारत में खेल के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी, उस वक्त मिल्खा सिंह ही थे जिन्होंने भारत के झंडे को पूरी दुनिया में लहराया था। टोक्यो ओलंपिक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेगा, हम उस प्रदर्शन को मिल्खा सिंह को समर्पित करेंगे। गौ साहब, बहुत संक्षेप में मिल्खा सिंह के बारे में। जी, वो एक पहचान थी। उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय खेल को एक पहचान दी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक फौजी था और फौजी की तरह उन्होंने शुरू से आखिर तक अपना दबदबा कायम रखा, एक एथलीट के तौर पे भी और उसके बाद भी वो बहुत ही मजबूत रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो भारतीय खेलों की शान थे और एक ऐसा नाम। शायद गौ साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब बात का फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप डी में इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा, जबकि ग्रुप एफ में हंगरी का मुकाबला फ्रांस से जारी है। आज ही देर रात ग्रुप एफ में पुर्तगाल का मुकाबला जर्मनी से, जबकि ग्रुप ई में पोलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। इससे पहले कल खेले गए मुकाबलों में स्वीडन ने स्लोवाकिया को 1-0 से पराजित किया था, जबकि क्रोएशिया और चेक गणराज्य के बीच जो मुकाबला था वो 1-1 से ड्रॉ रहा था। और चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले आयरलैंड के ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि वो टेस्ट और 2020 मैच खेलना जारी रखेंगे। केविन ओब्रायन ने बेंगलुरु में 2011 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया था। तो ये थी वो तमाम खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे कौस मोहम्मद। अब चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी है। ताजा समाचार जो हमारे पास आ रहा है, भारत ने 3 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में आज 187 रन से आगे खेलना शुरू किया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन महान धावक मिल्खा सिंह को समर्पित होगा। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप डी में इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से जारी, जबकि देर रात पुर्तगाल का मुकाबला जर्मनी से होगा। आज के स्पोर्ट्स के संस्करण में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।